हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। मैं अजित प्रसाद। आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशंस करने वाले हैं वो हिंदी साहित्य, झारखंड टीजीटी के रिगार्डिंग जो हिंदी साहित्य की सिलेबस है, हम उसके रिगार्डिंग जो है आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और यह जो सीरीज है आपका कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि झारखंड टीजीटी की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने की उम्मीद है, तो इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग आज के इस सेशंस में देखेंगे। आज का ये जो सेशंस है वो हमारा सेशन संख्या 1 है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस को है वो शामिल किया गया है। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। वहीं संपूर्ण तैयारी के रिगार्डिंग आप कंप्लीट कोर्सेज, पेड कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी का मिनिमम प्राइस में जो है वो आपके क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं और सरस्वती पूजा को लेकर, तो आप इस ऑफर का लाभ उठाएं। अभी अगर आप परचेज करते हैं हिंदी साहित्य तो आपका जो है वो 5,500 में जो है वो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाइएगा। इस कोर्स की विशेषता है सारे टॉपिक वाइज जो है वो लाइव क्लासेस के साथ साथ उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। टॉपिक वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, लाइव एमसीक्यूज डिस्कशंस, लाइव टेस्ट, ये सारे जो है वो फीचर्स हैं इन कोर्सेज का। यानी कि इसमें आपको कंप्लीट तैयारी जो है वो करवाई जाएगी झारखंड टीजीटी के रिगार्डिंग। तो इनमें इनरोल्स करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है बात करते हैं हिंदी टीजीटी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे। तो इसमें 2 पेपर होगा। ठीक है, परीक्षा का प्रारूप जो है वो एक ही चरण में होगा, 1 डे एग्जाम है। 2 पेपर होंगे जिसमें प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 सामान्य ज्ञान और हिंदी से संबंधित होगा जिसमें कि 200 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 100। प्रश्न पत्र 2 आपके कंसर्निंग सब्जेक्ट्स यानी ग्रेजुएशन में जिससे आपने ग्रेजुएशन यानी ऑनर्स पेपर किया है, जो कि हिंदी। ठीक है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य से यहाँ से आपका 150 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 मार्क्स के जो है आपके एग्जाम होंगे। और इसमें 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है पास करने के लिए। कुछ रिजर्व कैटेगरी को इसमें प्रेफरेंस दिया गया है, यानी छूट दिया गया है, रिजर्व दिया गया है। अगर हम हिंदी साहित्य के सिलेबस पर बात करें तो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ये तो टॉपिक्स नहीं पूरी एक बुक लिस्ट ही है, जिसमें एक है हिंदी भाषा का विकास और स्थिति, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसमें भी विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं, तो उन सारे टॉपिक्स पर जो है आपकी तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए इसी से संबंधित जो है आज हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज का चर्चा करते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 1 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। तो चलिए यहाँ पर कमेंट सेक्शंस में आप आंसर करें। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत तेंदु को जो है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। जैसा कि हम अगर भारत तेंदुए हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो वाराणसी ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है उस पर हम विचार कर रहे हैं। दूसरा कि ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, हिंदी गद्य का तो जन्मदाता इनको माना ही जाता है, आधुनिक हिंदी गद्य का। इसके साथ ही साथ ये ब्रज भाषा के भी काफी जानकार थे। तो आपको याद रखना है ब्रज भाषा पर भी जो है इन्होंने कार्य किया है। इसके साथ ही साथ इनकी विभिन्न प्रमुख रचनाएं जिसमें प्रेम मल्लिका, ये प्रेम मल्लिका, फिर प्रेम सरोवर, अन्य का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं गीत गोविंदानंद, प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, ये सारे भारत तेंदुए जी के रचनाएं हैं। अब यहाँ पर कुछ अन्य ऑप्शन जैसे अमीर खुसरो पूछ दिया जाएगा कि अमीर खुसरो जो है वो किसके दरबारी कवि थे, तो उस केसेस में आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो अमीर खुसरो मुख्य रूप से फारसी कवि थे, है ना, फारसी कवि। इसके साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखें और उनकी गणना जो है वो फिरदौसी जैसे लोगों के साथ जो है वो किया जाता है। अमीर खुसरो अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुए उनके समकालीन माने जाते हैं। अब यहाँ पर गंग कवि जी, ठीक है, गंग कवि की हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर बता दें कि गंग कवि यह अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि। और ये एक रीतिकालीन काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं, रीतिकालीन काव्य परंपरा के कवि के रूप में गंग कवि को माना जाता है। इनकी जाति राव, ठीक है, इनकी जाति जो था वो राव यानी कि भट्ट, और ये रहीम, बिरबल, टोडरमन इन सबसे ऊंचे दर्जे जो है इस कवि को दिए गए थे। और जयशंकर प्रसाद की हम बात करते हैं तो ये खड़ी बोली के माधुर्य का विकास इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, खड़ी बोली के माधुर्यता की विकास जो है इनके द्वारा किया गया था। खड़ी बोली की माधुर्य का विकास जो है वो इनके द्वारा किया गया। वहीं जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो इनका उल्लेख कथाकार, नाटककार, उपन्यास आदि दृष्टिकोण से जो है वो ये विकसित थे। तो इस प्रकार से जो है हमें अन्य, क्योंकि ये सारे जो हैं कवि हमें कहीं ना कहीं पढ़ने हैं जो सिलेबस हमारे दिए गए हैं।
तो यहाँ सही आंसर जो है वो बी नंबर हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न में आते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल? देखिए पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना जो है वो चंद बरदाई के द्वारा किया गया। जिसकी भाषा जो थी, ठीक है, ब्रज भाषा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज भाषा, कहीं कहीं जो है आपका राजस्थानी मिश्रित भाषा पिंगल, ठीक है, डिंगल पिंगल भी देखने को मिलता है। और इसकी रचना, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो आदि काल में किया गया। ठीक है, आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक। ठीक है, आदि काल का जो है वो समय काल जो रहा वो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया था, उसमें यह काल यानी यह समय बताया गया है। और चूंकि हम लोगों को जो प्रेफर करना है हिंदी साहित्य के इतिहास के सापेक्ष में, वो दो बुक्स, जिसमें एक डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आदिकाल, अब देखिए पृथ्वीराज रासो में जो है वो पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज की जो है वो जीवनी और वगैरह वगैरह जो है वो चीजों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और खासकर इसमें जो राजपूत राजा यानी कि पृथ्वीराज चौहान हुए, उनकी जो है यहाँ पर साहित्य को बताया गया है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक काव्य। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक काव्य है। इसमें वीर रस, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो है वो वीर रस की प्रधानता देखी गई है। वीर रस से जो है ये सार्वभौम है। इसमें छंद और तुकारांत का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में। तो ये अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम में अक्सर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है वो 4 भागों में बांटा गया, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल यह नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदि काल को वीर गाथा काल के नाम से जाने हैं। ठीक है, आदि काल को क्या है कि वीर गाथा के भी नाम से जाना जाता है। वीर गाथा काल, यह नाम जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। ठीक है, इस सापेक्ष में हमने तमाम चीजें जो है क्लासेस में डिस्कस किए हुए भी हैं। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है वो छायावाद युग की है? चलिए यहां पर आंसर करें। चार ऑप्शन है, जिसमें है काव्य निर्णय, लोकायत, प्रेम सरोवर,
ठीक है, प्रेम सरोवर और प्रिय प्रवास। तो देखिए सही आंसर जो है हमारा बी है, लोकायत। लोकायत यह छायावाद युग की रचना है। छायावाद का समय की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा आधुनिक काल था, आधुनिक काल को भारत तेंदुए काल, जिसे प्रगतिवाद काल भी कहा जाता है, द्विवेदी काल, और उसके बाद जो है वो छायावाद काल का समय आता है। छायावाद काल की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 1918 से, ठीक है, 1918 से 1936 तक के समय को जो है छायावाद युग का समय कहा जाता है। और इस युग की जो प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें, छायावाद युग की विशेषताओं का, तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें प्रकृति प्रेम, ठीक है, प्रकृति प्रेम, नारी की मुक्ति का वर्णन, सामाजिक रूढ़िवादियों की मुक्ति, सांस्कृतिक चेतना, इन सारे का जो है उल्लेख किया गया है काव्यों में, कविताओं में। वहीं इसके प्रमुख कवि की अगर हम बात करते हैं, छायावाद युग की जो प्रमुख कवि हुए वो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये सारे कवि छायावाद कवि कहलाते हैं। तो इस तरह की भी जो है वो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए लोकायन की रचना किनके द्वारा किया गया, ठीक है, इसकी रचना जो है वो किनके द्वारा किया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ये एक महाकाव्य है और लोकायत महाकाव्य की रचना सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है वो किया गया। और इस काव्य में पंत जी ने स्वतंत्रता के बाद और पहले के भारतीय जीवन के बारे में जो है वो बताए हुए हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, ठीक है, आधुनिक काल के किस युग से जो है वो मैथिली शरण गुप्त का संबंध है। यहां पर भी 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो मैथिली शरण गुप्त का आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है, ठीक है। द्विवेदी युग ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है इसका नामकरण रखा गया है। और यहां पर जो द्विवेदी युग का समय है, काल है, वह 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक, 1918 से 1936 तक छायावाद युग था। और इससे पहले का युग जो था वह भारत तेंदुए युग कहलाता था, ठीक है। 1900 से पहले का जो युग था, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1885 के बाद 1900 तक। अब देखिए भारत तेंदुए युग को जागरण काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे जागरण सुधार काल के भी नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल
के भी नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से जो हिंदी गद्य था, ठीक है, उसका दूसरा काल, चूंकि पहला भारत तेंदुए युग में हुआ, जिसमें कि भारत तेंदुए ने एक भारत तेंदुए मंडल का ही गठन किए, जिसमें कि प्रमुख रूप से 7-8 कवियों का एक ग्रुप्स था। देन उसके बाद जो हिंदी यानी खड़ी बोली था, उसका बेड़ा शुद्धिकरण का काम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है वो बेड़ा उठाया और बखूबी इनको निभाए भी। सरस्वती पत्रिका का जो है वो संपादक भी रहे। 1903 में जो थे द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1903 में जो है वो बागडोर संभाले थे संपादकीय काम का, और उसमें खड़ी बोली के संबंधी जो अशुद्धियां थी उनको चुन चुन कर जो है इन्होंने शुद्धिकरण का काम किया। अब थोड़ी सी जो है वो हम बात मैथिली शरण गुप्त पर कर लें। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त पर अगर करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो खड़ी बोली के एक महान कवि के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के महान कवि के रूप में जो है इनको देखा जाता है, और इन्होंने द्विवेदी युग का, ठीक है, इनको द्विवेदी युग का ही जो है वो कवि माना जाता है। अगर हम मैथिली शरण गुप्त को देखें तो सही अर्थों में एक ये राष्ट्र कवि के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि के रूप में इनको देखा जाता है, और इनकी रचनाओं में जो है वो पौराणिकता, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, ऐतिहासिक सभी तरह के तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि जो है दिया गया था मैथिली शरण गुप्त को। ये तमाम चीजें हमें ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में जो है हम इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आए, प्रश्न आए, हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य यही होना चाहिए हमें। क्योंकि जब हम चीज़ों को यानी कि जब कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा व्यू होता है एमसीक्यूज करने का, और उसके इर्द गिर्द सारे चीज़ों को समाहित कर लेने का, जिससे कि हम जो थ्योरी पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसका भी एक रिवीजन हो जाए और एक हमारा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर छायावादी युग के बारे में बताया कि ये इसकी समय जो थी वो 18 से 36 तक था। 1836 के बाद जो है वो छायावादोत्तर काल युग आया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? कि भक्ति काल को जो है वह दो में, एक सगुण और निर्गुण, ठीक है, भक्ति काल को जो है वो सगुण और निर्गुण में विभाजित किया गया। ठीक है, निर्गुण को प्रेमाश्रय, ठीक है, और प्रेमाश्रय और एक और था, और वहीं सगुण को जो है वो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में विभाजित किया गया। तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कबीरदास जो है वो भक्ति काल के ही कवि हैं, तो ये किस धारा के कवि माने जाते हैं? 4 ऑप्शन से। तो ठीक है, यहाँ पर निर्गुण को प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से किसमें कबीरदास की भक्ति आती है? तो देखिए, संत काव्य धारा जो है वो ज्ञानाश्रय में आता है। ठीक है, संत काव्य धारा जो है वो
ज्ञानाश्रय में आता है और प्रेमाश्रय में प्रेम काव्य धारा। तो कबीरदास देखिए, इन्होंने तो सगुण यानी कि अवतारवाद को जो है वो खंडन किए हैं। ठीक है, अवतारवाद यानी मूर्ति पूजा या फिर अन्य दोहे भी हैं, कंकड़ पत्थर चुनकर बनाए लिए मस्जिद, तो यहाँ पर उन्होंने खंडन किया है। तो ये निर्गुण धारा के, यहाँ पर ये भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि कबीरदास, अगर ऑप्शन में निर्गुण धारा होता तो हम वहां कर देते, लेकिन निर्गुण धारा से एक स्टेप और आगे बढ़कर, एक स्टेप नहीं बल्कि 2 स्टेप, निर्गुण के बाद ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय के अंतर्गत संत काव्य आता है। तो कबीरदास संत काव्य धारा के जो है कवि माने जाते हैं, संत माने जाते हैं। संत काव्य धारा के ही अंतर्गत जो है आपका यानी कि ज्ञानाश्रय जो है वो आता है। और इस परंपरा के अगर हम प्रमुख कवियों की बात करें तो नानक, ठीक है, नानक, दादू, ठीक है, कबीर तो हो ही गए। इसके अलावा मुलकदास, नामदेव, रेदास, और नामदेव, रेदास, ये सारे जो है वो ज्ञानाश्रय के संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें प्रेमाश्रय की, हमने संत काव्य धारा की बात की है। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख कवि थे उस पर हम लोगों ने देखा। अगर हम प्रेमाश्रय की बात करें तो यानी कि परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की साधना, ठीक है, प्रेम की साधना ही जो है यहाँ पर प्रेमाश्रय के हैं। और जो सूफी साधक हुए, ठीक है, सूफी साधक जो भी हुए वह प्रेमाश्रय के अंतर्गत आते हैं। और सूफी साधना ये मूल रूप से ईरान से आया हुआ है। और इसमें अगर हम देखें तो प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो जायसी जी। ठीक है, इसमें जायसी प्रमुख कवि माने जाते हैं। जायसी जिनके द्वारा पद्मावत लिखा गया था। तो इसकी अगर रचना देखें तो पद्मावत, जो कि इस पर जो है वो फिल्म भी बन चुकी है और में भी आप लोग देखे भी होंगे। वहीं अगर हम सगुण धारा की बात करते हैं तो इसमें राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, यानी कि जिन्होंने राम अवतार को जो है यहाँ पर माना और राम की भक्ति किए, इसमें तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, रामानंद, ये सारे अग्रणी भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कृष्ण काव्य धारा का, तो कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो मीराबाई। ठीक है, तो ये सारे हैं, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भक्ति काल का जो समय रहा था वह 13वीं सदी से, ऐसे 1375 से, ठीक है, भक्ति काल का जो समय रहा वो 1375 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, ऐसे हम 13वीं सदी से 17वीं सदी तक का समय को भक्ति काल कहते हैं और 1700 से 1900 को 100 तक के रीति काल कहते हैं और 1900 के बाद के समय को आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है? अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि इनमें से कौन है? चलिए यहाँ पर आंसर कीजिए। अभी हमने इस पर चर्चा भी आपके साथ किए हुए हैं। तो देखिए ज्ञानाश्रय शाखा की हम बात करें तो कबीरदास जी हैं। ठीक है, निर्गुण धारा के अंतर्गत
निर्गुणवादी धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य कवि कबीरदास। ठीक है, अब देखिए कबीरदास की बारे में हम थोड़ी बहुत अगर बात करते हैं तो इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कबीरदास की अगर भाषा की बात करें तो भाषा की कौन थी, सदुकड़ी भाषा। ठीक है, जिसे हम साधुओं की भाषा की भी नाम से जानते हैं। और अब देखिए यहाँ पर रहीमदास हैं, रहीमदास ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, रहीमदास ये भक्ति काल के ही कवि हैं और इनका अगर नाम देखें हम पूरा नाम तो अब्दुल रहीम खान खाना। रामानंद ये भक्ति मार्ग के प्रचार के लिए देश भर के जो है वो यात्राएं किए रामादास, और ये पूरी और दक्षिण भारत के कई धर्म स्थलों पर जो है वो इन्होंने धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया। और वहीं अगर हम जायसी की बात करें तो जायसी ये भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय के जो है वो कवि माने जाते हैं, प्रेमाश्रय। ठीक है, और हमने अभी बताया कि जायसी के द्वारा ही जो था वो पद्मावत की रचना किया गया था। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कब प्रारंभ हुआ, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्योंकि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस के द्वारा किया जाता था, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के द्वारा। इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इलाहाबाद का ही नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ऐसे इंडियन प्रेस की स्थापना जो थी वो 1884 में ही की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है वो 1900 ईस्वी में जो है वो प्रयाग से, इलाहाबाद से जो है इसका प्रकाशन हुआ। और 1 वर्ष तक जो है इसका संपादन मंडल के द्वारा ही जो है वो संपादन किया गया। 1901 में इस कार्य का दायित्व जो है वो श्याम सुंदर दास को दिया गया, जबकि 1903 में इसका संपादन का कार्य, ठीक है, 1903 में जो है इसका संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो 1903 से लेकर 1920 तक जो है इसका संपादन कार्य किए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इसी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली के, क्योंकि हमने द्विवेदी युग आपको बताया, द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर पड़ा, और ये जो समय था वो 1900 से 1918 तक था। इस समय में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो खड़ी बोली में कविताएं या फिर गद्य पद्य जो प्रकाशित किए जाते थे उनको चुन चुन कर जो इन्होंने उसके व्याकरणिक वर्तनी को शुद्ध किए। तो द्विवेदी जी को जो है खड़ी बोली के सापेक्ष में शुद्धिकरण के लिए जो है वो काफी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1900 ईस्वी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसके अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज भाषा है। 4 ऑप्शंस है, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी यहाँ पर आंसर कीजिए। तो ये हमने पृथ्वीराज रासो के सापेक्ष में विभिन्न चीज़ों का जो है वो डिस्कशंस आपके साथ किए, और इसमें जो है हमने आपके साथ ये भी बताएं कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो आदि काल में किया गया, जिसमें कि ब्रज भाषा में लिखा गया। तो यह आचार्य रामचंद्र
जी की जो पुस्तक है भारतीय साहित्य का इतिहास, जिसकी रचना उन्होंने 1929 में की है, तो उसमें जो है वो बताया गया है। तो सही आंसर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाए। वहीं पृथ्वीराज रासो की रचना के बारे में वही डिंगल पिंगल, राजस्थानी भाषा मिश्रित यानी अभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रण डिंगल पिंगल भाषा कहा जाता है। तो किसी किसी बुक्स में हमें वो चीजें मिलती है देखने को। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाकी पृथ्वीराज रासो के सापेक्ष में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसमें कभी कभी जो है वो छंद वगैरह के बारे में पूछ दिया जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करते हैं तो कितने छंदों में जो है वो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, तो छंदों की संख्या जो है, ठीक है, छंदों की संख्या जो है वो 68 है। 68 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया, लेकिन चंद बरदाई के पुत्र, ठीक है, जलहन, इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया गया था। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहन के द्वारा, जलहन ने पूर्ण किया। ठीक है, ये सारे जो है वो कथन बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो ये सभी पर भी हमें पैनी नजर जो है वो रखनी होती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम काव्य, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? चलिए आंसर कीजिए। अब इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा। अब क्यों कर रहे हैं? तो चूंकि मैथिली शरण गुप्त जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का जो है वो दर्जा दिया गया था। ये ना, अभी तो हमने पीछे बताया भी, आपके साथ डिस्कस भी किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। और मैथिली शरण गुप्त एक खड़ी बोली के एक प्रणेता के रूप में, यानी कि प्रणेता कवि के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। और इनकी कृति भारत भारती, ठीक है, मैथिली शरण की ही, मैथिली शरण गुप्त की ही जो है वो कृति है भारत भारती, जिन्होंने, जिसमें कि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली जो है वो सिद्ध हुए थे इस कृति के द्वारा। और इसी के कारण जो था वो महात्मा गांधी इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किए थे, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पद्म भूषण से ये सम्मानित हो चुके हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है? ठीक है, बाल चित्रण में श्रेष्ठ कौन कवि माने जाते हैं? चार ऑप्शन है, सूरदास, मीराबाई, रश्क खान या फिर कबीरदास। चलिए यहां पर आंसर कीजिए। तो कवि सूरदास। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वह सूरदास हो जाएगा। सूरदास ये बाल चित्रण में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और चूंकि हम इनकी अगर बात करें जीवनी का, तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में, ठीक है, और ये कृष्ण भक्ति, 1478 ईस्वी में इनका जन्म,
ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित हैं, जिनमें इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का मनोहर वर्णन किए हुए हैं। ठीक है, कृष्ण के बाल लीलाओं का जो है इन्होंने मनोहर वर्णन किए हुए हैं। सूरदास वात्सल्य और प्रेम के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, वात्सल्य यानी कि एक माँ और बच्चे के बीच जो प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम, तो वात्सल्य व प्रेम के मूर्त माने जाते हैं ये। ठीक है, मूर्त रूप के रूप में इनको देखा जाता है। इनके द्वारा जो रचनाएं किए गए, इनकी 3 प्रमाणिक रचना, जिसमें कि सूर सारावली, ठीक है, इनकी जो प्रमुख 3 रचना है वह सूर सरावली, ठीक है, सूर सरावली। दूसरी जो रचना है वो साहित्य लहरी, साहित्य लहरी और सूर सागर। ये 3 प्रमुख रचना है, प्रमाणिक रचना सूरदास की। ठीक है, इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य हुए और इनकी जो भाषा थी, भाषा बताइए आप लोग। ब्रज भाषा है। ठीक है, इनकी जो भाषा थी वो ब्रज, खासकर अगर हम बात करें भक्ति काल का, तो भक्ति काल में ब्रज भाषा का जो है वो उल्लेख ज्यादा, और वो भी खासकर हम जब कृष्ण भक्ति की बात करें तो सूरदास की जो मुख्य भाषा थी वो ब्रज भाषा। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1538, मृत्यु 1538 ईस्वी। तो ये कुछ अहम जानकारी है। बाकी मीराबाई, मीराबाई भी जो है वो कृष्ण भक्ति धारा के ही कवि थे। कबीरदास ये संत काव्य धारा के। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? चलिए यहाँ पर आप लोग आंसर करें। ठीक है, आधुनिक काल को अन्य किस नाम से, तो सही आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गद्य काल। गद्य काल, तो देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करें गद्य काल, तो गद्य जो काल है ये आधुनिक काल को ही माना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से कोलकाता में जो विलियम फोर्ट कॉलेज स्थापित किया गया, तो वहां से जो है हिंदी का जो विकास हुआ, खड़ी बोली का जो विकास हुआ, तो उसी के अहम योगदान जो है वो गद्य काल में रहा। और चूंकि गद्य काल जो है नामकरण आधुनिक काल को ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है वो कहा गया है। तो आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिए हैं। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल का नाम ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए छायावादोत्तर काल, ठीक है, तो हिंदी साहित्य के विकास में जो अहम भूमिका निभाने वाले जो प्रमुख विद्वान हुए वो लल्लू लाल जी है ना। जो 4 पिलर जिनको हम मानते हैं, लल्लू लाल जी हो गए,
फिर सदन मिश्र हो गए, इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। तो ये सारे जो है वो यहाँ पर अहम और हिंदी गद्य के जनक, ठीक है, हिंदी गद्य के जनक पर हमने पहले ही क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया कि हिंदी गद्य के जनक जो है वो भारतेंदु को माना जाता है। तो इस आधार पर जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? चार ऑप्शन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो देखिए यहां पर पुष्यदंत, धनपाल, शालिभद्र शूली या फिर स्वयंभू। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहे जाते हैं वो स्वयंभू को, स्वयंभू के द्वारा जो पहली रचना अपभ्रंश में किया गया वो पौम चरित्र, जो कि 8वीं सदी में किया गया, ठीक है। तो जैसा कि हम अगर हिंदी के उद्भव और विकास में देखें तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। अपभ्रंश का काल अगर हम देखें तो 7वीं से 10वीं तक मिलता है, ऐसे कहीं कहीं बुक्स में 5वीं से 10वीं या 11वीं ईस्वी तक मिलती है। तो स्वयंभू को जो है वो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई पौम चरित्र, ये पौम चरित्र जो कि स्वयंभू के द्वारा लिखा गया, यह अपभ्रंश का पहला काव्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है, ठीक है। स्वयंभू जी को जो है वो अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का व्यास के भी नाम से जो है वो इनको जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वयंभू जैन परंपरा के पहले कवि हैं। ये जैन परंपरा से संबंधित रखते थे, क्योंकि उस समय भी जैन और बौद्ध प्रचार में था। देखिए स्वयंभू के द्वारा ये जो पौम चरित्र है वो राम कथा पर आधारित है, ठीक है, राम कथा पर आधारित है और इसकी रचना जो है वो 8वीं सदी में इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा एक और रचना किया गया, ठीक है, महाभारत की रचना। और स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने वाले व्यक्ति बताइए, ठीक है। स्वयंभू जी को हिंदी का पहला कवि, या हिंदी का पहला कवि इनके द्वारा माना गया है, तो ये राम कुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना गया है, ठीक है। तो ये सारे जो यूनिक्स पॉइंट्स है उसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, महाकवि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? चलिए यहाँ पर आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए कालिदास, महाकवि कालिदास के सापेक्ष में अभी हमने डिस्कस भी किया। उनकी एक रचना अभिज्ञान शकुंतलम है और इसका हिंदी अनुवाद जो है वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था।
तो सही आंसर आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी के प्रथम गद्यकार होने का गौरव प्राप्त है? ठीक है, पहला गद्यकार होने का गौरव प्राप्त है, बताइए। गद्यकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारत तेंदुए हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ सही आंसर जो है आपका लल्लू लाल। लल्लू लाल जो कि एक जिन्होंने खड़ी बोली के सापेक्ष में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये जो थे वो कोलकाता में स्थित विलियम फोर्ट कॉलेज के हिंदी विभाग में जो थे वो कार्यरत थे, और इन्होंने खड़ी बोली के सापेक्ष में जो है वो एक अपना अहम रोल प्ले किए, और इन्हीं को प्रथम गद्यकार होने का हिंदी का प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता इनमें से किनको माना जाता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, चलिए यहाँ पर आंसर कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति, क्योंकि हमने स्वयंभू को जो है वो राम, क्योंकि पौम चरित्र राम से संबंधित जो काव्य लिखा गया था, तो यहाँ पर पुष्यदंत, ठीक है, अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य की जो प्रणेता हुए हैं वो आपका पुष्पदंत हुए। पुष्पदंत को जो है वह अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, ठीक है, अपभ्रंश का भवभूति। ठीक है, किसने, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके द्वारा जो है वो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा गया? तो शिव सी सेगर। ठीक है, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो गारसा दत्तासी और दूसरा नाम जो है वो शिव सी सेगर का होता है, जिन्होंने शिव सी सरोज लिखा, उसी में उन्होंने शिव सी सेगर जी ने जो है पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहे हुए हैं। तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा और शिव सी सेगर। शिव सी सेगर के द्वारा पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा गया है। वहीं इनको अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है, पुष्यदंत को। ठीक है, अपभ्रंश का व्यास स्वयंभू को भी कहा गया है, लेकिन एक कृष्ण भक्ति के सापेक्ष में तो दूसरे राम भक्ति के सापेक्ष में। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, पुष्यदंत ये काश्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक है, पुष्पदंत जो थे वो काश्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके माता और पिता जो थे वो पूर्व में शिव भक्त थे। ठीक है, याद रखना है, कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि हिंदी कविता को छंदों की परिधियों से मुक्त करने वाला था? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, चलिए यहाँ पर आंसर करें। ठीक है, हिंदी कविता को छंदों की परिधियों से मुक्त करने वाला कवि, तो यहाँ जो चार ऑप्शन है, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो चलिए इसमें आंसर करें। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के 4 पिलर हुए उनमें एक नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी आता है। जो छायावाद के 4 पिलर थे वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं छायावाद कवि के ही 4 पिलरों का नाम दिया गया है। उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है वो हिंदी कविता को छंदों की परिधियों से जो है वो मुक्त की है इन्होंने। ठीक है, ये एक लेखक, कहानीकार, कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म जो था वो 1896 में बंगाल में हुआ था। चलिए आगे आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? चलिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बाकी मैथिली शरण के सापेक्ष में हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। तो मैथिली शरण गुप्त जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये द्विवेदी युग से 1900 से जो है 1918 तक का जो समय रहा इसमें इनका अहम रोल था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। और चूंकि अगर हम यहाँ पर बात करें मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान तो ये ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में गारसा दत्तासी, सीयू सी सेगर, ग्रियर्सन का तीसरा स्थान आता है हिंदी साहित्य के इतिहास के सापेक्ष में। इन्होंने जो बातें कही या फिर जो रचनाएं लिखी उसके सापेक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हमारा हो गया वह ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के सापेक्ष में अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं और उससे संबंधित अन्य जानकारियां जो हैं हमने आपके साथ चर्चा किए, डिस्कशंस किए और इसी तरह से जो है हमें करने भी चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जैसा कि हमने बताया कि स्पेशल ऑफर के तहत जो है आपको कोर्सेज भी अवेलेबल्स हैं और हिंदी साहित्य का अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है सरस्वती पूजा के रिगार्डिंग। तो इस ऑफर का आप लाभ उठाएं और कोर्सेज में ज्वाइन करके आप कंप्लीट तैयारी घर बैठे जो है आप कर सकते हैं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप इन कोर्सेज में ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपका झारखंड टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और एटलीस्ट जो सिलेबस दिया गया है उसको कवर करने के लिए आपको कम से कम जो है वो 6 महीने का जो है वो समय देना पड़ेगा। और इस जो है वो चीज़ों को आप समझिए और इस समय का सदुपयोग करें। इन कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए आपको स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करना है और डायरेक्ट आप एप्लीकेशंस के थ्रू भी वहाँ पर पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस कोर्स की विशेषता है कि सारे लाइव क्लासेस के साथ साथ जो है आपका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, लाइव टेस्ट, यानी कि संपूर्ण तैयारी जो है आपको इसके अंतर्गत कराई जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं से कोई चीज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हिंदी साहित्य के अलावा अन्य और जो पेपर 2 यानी झारखंड टीजीटी के पेपर 1 के साथ जो है वो पेपर 2 की जो कोर्सेज अवेलेबल्स हैं उसमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी
लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स तथा फिजिक्स। तो ये सारे क्लासेस अवेलेबल्स है, तो आप जिसके लिए भी सुटेबल्स हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और जल्द से जल्द जो ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। और संपूर्ण तैयारी हो जाने के उपरांत जो है आपको 4000 से अधिक MCQs का जो लाइव डिस्कशंस भी किया जाएगा। जिस तरह से हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये तो टॉपिक वाइज करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा सभी का जो मिक्सअप करके, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में एक नए सेशंस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।